हेलो स्टूडेंट्स। अब हम सेम प्रॉब्लम को जो लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व की थी, दो ब्लॉक थे और एक बीच में स्प्रिंग लगा हुआ था, मैक्सिमम एक्सटेंशन निकाला था। अब उसी प्रॉब्लम को हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सॉल्व करेंगे, जिसको हमने पहले ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया था। ये देखो आप, ये आपको स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिख रही होगी। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा, ग्राउंड फ्रेम वाली जो इससे पहले बनाई थी, वो ग्राउंड फ्रेम वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब हम सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। तो दोनों मेथड बहुत इजी हैं। अब आओ देखते हैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जेई एडवांस, जेई मेन में ऐसी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो एक से ज़्यादा यूज होते हैं, इसीलिए ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम कम ही डालते हैं आजकल एग्जाम में। तो इसमें हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैसे करेंगे, आओ देखो। ये हमारे पास दो ब्लॉक हैं और ये स्प्रिंग सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दी है। अब सबसे पहले ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है, जो आप देख रहे हो, ये पूरा सिस्टम, ये सिस्टम, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है, और ये बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ। स्प्रिंग मासलेस होता है, तो दो मासेस हैं बेसिकली। तो जब ये दोनों मास मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम होगा कि हमें ये देखना है कि जो सेंटर ऑफ मास है इस पूरे सिस्टम का, उसकी वेलोसिटी क्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट, टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ये जो फॉर्मूला है, ये क्या है, ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे लिख सकते हैं VCOM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे वेक्टर लगे होते हैं, लेकिन हम कई बार वेक्टर नहीं लगाते, क्योंकि वो हम वैल्यू विद साइन पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ से जनरली वेक्टर नहीं लगाते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन जब हो रहा होता है तो या तो पॉजिटिव साइन होता है वेलोसिटी का, या नेगेटिव साइन होता है। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो विद साइन पुट कर दिया जाता है, तो साइन यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो, ये पहला ब्लॉक हो गया, इसकी वेलोसिटी है, इसका मास है 3 kg, तो m1, और वेलोसिटी इसकी 1.8 माइनस की होगी, क्योंकि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं। और दूसरा मास है अपने पास 6, और इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ही है 2.2, और नीचे मास तो ऐड होंगे 3 प्लस 6, 3 प्लस 6, तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, -5.4, और ये आ गया 12 और 13.2 डिवाइड बाय 9, तो ये वैल्यू आ गई थी 7.8। पहले भी हमने कैलकुलेट करी थी, अब भी माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7.8/9 मीटर पर सेकेंड। ये थी किसकी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की। देखो, जनरली सेंटर ऑफ मास जो है वो हैवी जो मास है उसकी साइड होता है, तो यहाँ पे कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, ऐसा मान लेते हैं इस जगह पे। ये जो है ये सेंटर ऑफ मास की जगह मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा अलग उसमें दिखा देते हैं। ये है, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं, तो ये है सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से जा रहा है वो हमने निकाल ली, VCOM।
ठीक है जी। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेम वेलोसिटी से चलता रहता है जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। एक ही फोर्स है, वो है स्प्रिंग फोर्स, वो इंटरनल फोर्स है, फ्रिक्शन है ही नहीं। तो जब फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो होती है तो इसका मतलब है हमारा जो जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन किसकी होती है, सेंटर ऑफ मास की। ये जो फॉर्मूला है ये होता है टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, F इज इक्वल टू ma। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन अगर जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, या फिर वो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। दो ही इसकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अब हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम निकाल चुके। अब हमें एज अ ऑब्जर्वर क्या करना है, इस प्रॉब्लम में अपना जो फ्रेम है वो किसको ले लेना है। फ्रेम हम मानेंगे अपना जो सेंटर ऑफ मास है। तो अब मान लो जो ऑब्जर्वर है वो यहां बैठ गया, ऑब्जर्वर जो है वो यहां पे बैठ गया इस जगह पे सेंटर ऑफ मास पे। ऑब्जर्वर जो है वो सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया। अब इस ऑब्जर्वर के लिए, जो सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, उसके लिए ये जो ब्लॉक है ये 2.2 मीटर पर सेकंड से मूव नहीं करेगा। इसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, या फिर इसको हम 1 मान के चलते हैं, इसको 2 मान के चलते हैं। तो पहले 1 निकाल लेते हैं। जैसे ये 1.8 मीटर पर सेकंड है, तो अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये 1.8 नहीं है, ये ग्राउंड फ्रेम से 1.8 है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस ऑब्जर्वर के लिए, जो सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ है, इस ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी हो जाएगी 1, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये सेंटर ऑफ मास की हमने वेलोसिटी निकाल ली थी 7, ये थी 7.8 बाय 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये पॉजिटिव आई थी, तो ये इसका मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे इसका जो साइन है वो इसका नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव आएगा 7.8 बाय 9। तो ये हो गया अपने पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 162, पॉइंट लगा देते हैं, और ये भी माइनस में है, तो एलसीएम मुझे 9 लेना चाहिए, 162 है, इसको ढंग से लिखना चाहिए 162, ये है 162, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये माइनस में रहेगा, और ये भी माइनस में आ गया 7.8 बाय 9। तो ये जो वेलोसिटी है ये नेगेटिव में आ गई, तो इसके रिस्पेक्ट में कितनी आ गई, 10, 16 और 7, 23, 24, 24/9 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हो ये है 24/9 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब इसको हम हटा देते हैं, ये वाला जो है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हटा देना चाहिए। अब यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम ये वेलोसिटी लिखेंगे -24। अब वेलोसिटी है -24, माइनस हटा देते हैं, डायरेक्शन के लिए होता है वो। तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए 24/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 1 है ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस वेलोसिटी से जा रहा है। और इसका भी हिसाब करते हैं दूसरे का।
तो ये लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा 2 माइनस सेंटर ऑफ मास। वेक्टर लगा सकते हो, बाद में हम वेक्टर हटा देते हैं, वो डायरेक्शन के लिए साइन ले लेते हैं इसमें। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो अपने आप ही आ जाएगा। हाँ जी, 2 की स्पीड क्या है, प्लस 2.2, और सेंटर ऑफ मास भी इसी से जा रहा है, प्लस 7.8/9। तो इनको भी सॉल्व कर देते हैं। अब इन दोनों का माइनस कर देते हैं यहाँ पे। जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हाँ नहीं, ये 1.8 था, ये 2.2 है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन अलग से करनी होगी। 18 और ये 18 और ये 19, 198 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, -7.8 डिवाइड बाय 9। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मेरे ख्याल से ये आ जाना चाहिए, 0 चला गया और ये 12 और 7, 12/9। अब देखो इसका साइन पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक सेकंड है, ये अब इस स्पीड से नहीं जा रहा 20, ये वाली, इसको हम हटाएंगे यहाँ से, ये जा रहा है इस स्पीड से जो अभी हमने निकाली, 12/9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अब हम वेलोसिटी ऑफ टू निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्योंकि ऑब्जर्वर जिस भी फ्रेम पे बैठता है, अगर सेंटर ऑफ मास पे हमारा ऑब्जर्वर चला गया तो वो रेस्ट हो जाता है। ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में बैठेगा तो वो उसी फ्रेम को रेस्ट फील करेगा, तो वही फ्रेम क्या हो जाएगा, रेस्ट का फ्रेम हो जाएगा। हमारा जो ऑब्जर्वर था वो सेंटर ऑफ मास में बैठ गया, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट हो गया। अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक ब्लॉक इधर जा रहा है और दूसरा ब्लॉक इधर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में रेस्ट हो गया, वहां पे हमारा ऑब्जर्वर है, देख रहा है, तो एक ब्लॉक इधर जा रहा है और दूसरा ब्लॉक इधर जा रहा है। तो जब दूर जाते जाएंगे तो ये स्प्रिंग खिंचता जाएगा, और दूर जाते जाते जब ये रुक जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जैसे ही दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उस समय मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन्हीं को देखें ध्यान से, दूसरी सिचुएशन क्या होगी जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, हमारा ये जो ब्लॉक है ब्लॉक 1, ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। और तो ये इसका ये साइन हम हटा ही देते हैं क्योंकि अब रुक गया ये, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज 0। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ 2 जो है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये भी क्या हो गई, 0। और इस समय ये जो है स्प्रिंग जो है इसके अंदर x0 मैक्सिमम इलोंगेशन आ गया है। ये है इसका कॉन्सेप्ट कि स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा, जब हमारा जो दोनों ब्लॉक हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रुक जाएंगे। जैसे अगर आपको इसको विजुलाइज करना हो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये एक रिजिड स्पॉट है और यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, अगर आपसे पूछेंगे भाई इस ब्लॉक के अंदर इस स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आएगा, तो आप बोलोगे जब ये ब्लॉक खिंचता खिंचता यहाँ पे आके विद रिस्पेक्ट टू जो ये पॉइंट है यहाँ पे, ये स्पॉट है, ये रुक जाएगा। ठीक है, जब ये तो रुका ही हुआ, पहले ही V0 है इसका, तो जब इसका भी V0 हो जाएगा, ये तो स्पॉट है इसका तो V0 ही है, जब हमारे ब्लॉक का भी V0 हो जाएगा, मतलब ये भी रेस्ट, जैसे ऑब्जर्वर है ये यहाँ पर हमारा पॉइंट रेस्ट का हो गया ये, क्योंकि ये फ्रेम है, जब ये भी उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक रुक जाएगा और ये भी रुक जाएगा, तो ये मैक्सिमम स्प्रिंग खींच चुका होगा। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी रह गई, कॉन्सेप्ट हो गया है, तो कैलकुलेशन भी कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, आप समझने के लिए था ये। अब देखो,
यहाँ पे ये जो वेलोसिटीज हैं ये लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दी थी हमने, ये पढ़ी ये वाली, 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। तो यहाँ पे नेचुरल लेंथ है, कोई स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो अब हम सारी एनर्जी का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से लिखते हैं। तो जो एनर्जी है इनिशियली और जो फाइनली, टोटल एनर्जी जो है नेट, वो इक्वल रहने वाली है। ठीक है, तो इनिशियली क्या है हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लगाएंगे हाफ m1 वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी है। दूसरे के पास भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ m2 वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं क्योंकि स्प्रिंग के अंदर कोई इलोंगेशन नहीं है स्टार्टिंग में। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारे स्प्रिंग है वो रुक चुके हैं, सॉरी ब्लॉक जो है वो रुक चुके हैं, तो स्प्रिंग जो है वो मैक्सिमम इलोंगेट हो गया है। तो पहले वाला जो ब्लॉक है उसकी भी जीरो काइनेटिक एनर्जी अब विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ, ये जो हम पूरे की पूरी लगा रहे हैं, ये फ्रेम मैंने पहले बता दिया था कि हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पहला ब्लॉक भी रुक गया, दूसरा भी रुक गया, लेकिन अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। ठीक है, अब हम फटाफट इसकी कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि हमने वैल्यू निकाल ली थी। हाफ मास था हमारा 3, और वेलोसिटी कितनी आई थी 24, यानी कि 24/9 आई गेस। पहले की वेलोसिटी ये थी, पहले लिख लेते हैं फिर देख लेंगे। दूसरा ब्लॉक था 6 और इसकी वेलोसिटी आई थी 12/9। ब्लॉक का मास है 6, इसका स्क्वायर, और ये हाफ के की वैल्यू थी 512 और x नॉट स्क्वायर। चेक कर लेते हैं फटाफट, ये जो वैल्यूज हैं यही थी वेलोसिटी। 24/9 है एक की, दूसरे की 12/9 है। ठीक है, ये सही लिखी है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं फटाफट इसकी। हाँ जी, तो इसमें क्या होगा, जो कॉमन आ सकता है वो बाहर निकाल लो। जैसे 1/2 सब के अंदर है, 3 दोनों में है, पहले में भी है दूसरे में भी है। 1/9 इंटू 9 यानी कि 9 का स्क्वायर भी कॉमन ले लो। 24 12 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो क्योंकि दोनों में है। ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे, 12 इंटू 2। तो 12 का स्क्वायर तो बाहर निकाले, 2 का बच गया 4, यहाँ पे हाफ चला गया था, 3 चला गया था, तो एक तो 2 बच चुका है, और ये सारी टर्म ही बाहर निकल गई है। तो मेरे ख्याल से ये ही है इसका। तो ये कितना आ जाएगा, 256। 512 का हाफ तो यही होता है 256 एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो 6 ही आ गया ऊपर, तो 3 इंटू 12 इंटू नीचे क्या है 2, 9 इंटू 9, और वहाँ से 256 को भी ले आओ इधर डिवाइड में, क्योंकि एक ही अब स्टेप में निपटा देते हैं इसको। हाँ जी, ये है 6 बचा हुआ। अब देखो कैलकुलेशन में काटना शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट करें। चलो पहले इसको 3 को इससे उड़ा देते हैं, ये 3 आ गया, और 3 से हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं, तो 2 हो गया, और इस 2 को इस 2 से भी ख़त्म कर देते हैं। और ये हो जाएगा, अगर हम केयरफुली देखें तो मेरे ख्याल से ऊपर 144 हो गया, नीचे बाय 9 है, और ये 256 है, नीचे क्या है बाय 9, और ये 16 पे कट जाएगा सीधा, और 16 इसको फिर काट देगा 16 पे। तो एक्स नॉट स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 1/16, और एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/4, मीटर में आ गया ये। और अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहो
तो 25 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा आंसर। पहले भी हम निकाल चुके हैं, यही आया था इसका आंसर 25 सेंटीमीटर, ये वाला ए ऑप्शन। अब भी यही आया 25, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हमने देखो इस प्रॉब्लम को सेंटर ऑफ मास से भी सॉल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो हमने यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन बनाया है, ग्राउंड फ्रेम से भी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी। ग्राउंड फ्रेम वाली वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, और ये सेंटर ऑफ मास भी। तो कोई भी प्रॉब्लम जिसमें दो ब्लॉक है, उनके पास रिलेटिव मोशन है, मतलब एक की वेलोसिटी गिवन है, दूसरे की गिवन है, कोई एक रेस्ट में भी हो सकता है, मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दोनों की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक के पास जरूर होनी चाहिए। तो उस केस में मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम इलोंगेशन हम दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली सबको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। तो ऐसे ही आप वीडियोस को देखते रहो और अपने दोस्तों मित्रों से सबको शेयर करो जो भी जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खास तौर पे ये वाली जो वीडियोस हैं ये जेई एडवांस और जेई मेन प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स तक पहुंचा दो। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय। और आप ऐसे ही वीडियोस को प्यार देते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।